हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, तो क्वेश्चन है लेट ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ये और एक एक्स दिया हुआ एक्स वाई जेड 3x1 का और एक बी दिया हुआ 8 5 4। इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एंड पी इज इक्वल टू दिस वन, क्यू इज इक्वल टू दिस वन एंड आर इज इक्वल टू दिस वन, देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। ये पता करना है। बात समझ आ गई? ओके, तो देखो अब इसमें ऑप्शन क्या गिवन है। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बट एट लीस्ट वन ऑफ डिटर्मिनेंट दिस दिस, इस कहानी लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको समझ आ रहा है कहाँ का है। नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो देखो ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट में लिखना चाहें, है ना, इक्वेशन लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखें? देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी करेंगे तो ए है और ये एक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, है ना। ये तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा पी वाई और 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो गया, है ना। b के बराबर है यहाँ से देखो। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग,1x प्लस टू वाई और प्लस क्या हो जाएगा क्यू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 5 के बराबर कर सकते हैं। ओके, तीसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी x प्लस वाई, है ना, 1x प्लस 1y प्लस 3z। तो x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन होगी, पहली दूसरी और ये तीसरी, है ना। अब इन तीनों इक्वेशन के नेचर ऑफ सोल्यूशन बताना है और कब क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ऑप्शन में जो जो दिया है सही है गलत है क्या है, वो सब चीज़ें करना है। ठीक, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करें, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझो। जैसे हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, देखो एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ओके, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, देखो जैसे हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, ठीक है ना। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या है d3। बात समझ आ गई? तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखो, इसका डेल्टा लिखो, है ना। डेल्टा हमने लिखा, डेल्टा क्या होता है एक्स वाई जेड के, पहली इसका नाम रख दो 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। पहली इक्वेशन में देखो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट जो है इसको पहली रो में लिख दो a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन वाले क्या लिख दो a2 और ये हो गया b2, ये हो गया c2। तीसरे वाली इक्वेशन के एक्स वाई जेड तीसरी रो में लिख दो a3 b3 c3। तो a3 b3 और c3। बात समझ आ गई? तो ये हो गया डेल्टा हमारा। फिर क्या करना है, हमें डेल्टा एक्स लिखना है। डेल्टा एक्स क्या होता है देखो, और फिर क्या लिखना है डेल्टा वाई लिखना है और फिर क्या लिखना है डेल्टा जेड लिखना है। समझ आ गई बात? डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। डेल्टा एक्स लिखने के लिए डेल्टा वाले में जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम क्या एक्स के लिए, देखो ये एक्स वाला कॉलम है एक्स के लिए। दूसरा कॉलम क्या वाई वाले कॉफिशिएंट, तीसरे कॉलम में क्या जेड वाले कॉफिशिएंट। तो डेल्टा एक्स फॉर एक्स होता है। तो डेल्टा एक्स लिखने के लिए क्या करो, डेल्टा का जो पहला कॉलम है एक्स वाला कॉलम है उसको किससे रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से। समझ आ गई बात? तो ये हो जाएगा आपका d1 d2 और ये d3। उसके बाद बाकी के कॉलम ऐसे लिख दो, ठीक। तो बाकी के ऐसे लिख देते हैं b1 b2 b3 b1 b2 b3 हो जाएगा c1 c2 c3। समझ आ गई बात? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में करेंगे। अब क्या करना है, डेल्टा वाई लिखना है। तो वाई वाला कॉलम कौन सा है, b1 b2 b3 वाला, इसको किससे रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से। बाकी सब ऐसे लिख दो। तो ये हो जाएगा a1 a2 a3। अब ये b वाले को d1 d2 d3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे c1 पहले लिख देते हैं, c1 c2 c3 और इसको रेड कलर से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका d1 d2 d3। बड़ा आसान है लिखना।
तीसरा क्या करना है, तीसरा देखो डेल्टा जेड तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे लिखना है। पहला कॉलम ऐसे ही लिख दो जो है डेल्टा वाला A1 B1 C1। दूसरा क्या है A1 A2 और A3 लिखना है, सॉरी। दूसरा कॉलम क्या है B1 B2 और B3 लिखना है। तीसरा कॉलम क्या लिखना है D1 D2 D3। तीसरा लिखना है D1 D2 और D3। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। तो पहला कॉलम वैसे लिख दिया A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, तीसरा ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, इस चीज़ को लेक्चर क्लास में अच्छे से समझाया है। एक बार यहाँ पे जस्ट बस हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं याद रखने के लिए ना। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस है ना। तो देखो यहाँ पे दो बातें होंगी। क्या क्या बातें होंगी? सबसे पहली बात हम डेल्टा को कैलकुलेट करें। अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है 0 नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होता है यूनिक सोल्यूशन है ना, यूनिक सोल्यूशन। और ये यूनिक सोल्यूशन लिखते कैसे हैं? एक्स की वैल्यू क्या होती है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा लिख लो, वाई की वैल्यू क्या होती है डेल्टा वाई अपान डेल्टा, और जेड की वैल्यू क्या होती है डेल्टा जेड अपान डेल्टा। इसको क्रैमर रूल बोलते हैं है ना, ये क्या कहलाता है क्रैमर रूल। दूसरा केस क्या है देखो हमारा, अगर डेल्टा 0 हो गया तो यहाँ पे दो बातें होंगी। डेल्टा अगर 0 हो गया तो दो बातें याद रखना है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो। इसको समझो जरा। तो ये अगर नॉन जीरो होगा तब क्या होगा, यहाँ पे सारे डेल्टा 0 हो गए और इसमें क्या एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, कोई एक नॉन जीरो हो जाए कम से कम। तो इस केस में क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन आएगा। बात समझ आ गई, नो सोल्यूशन होगा। क्लियर। और जब नो सोल्यूशन होता तो क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट। ठीक, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और अगर एट लीस्ट वन सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब ये वाला जो केस है इस केस में क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना, सारे डेल्टा 0 डेल्टा भी 0 सारे डेल्टा 0 हो गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना। लेकिन इसमें एक खतरा है, एक डेंजर है। क्या है देखो गड़बड़ क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट सोल्यूशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। वो समस्या का निदान कैसे होगा उस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझते हैं। नोट इसमें एक अलर्ट है। क्या है देखो ये अलर्ट क्या है, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई। तो जो प्लेन की इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा कि तीनों प्लेन कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। हो सकता है तीनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाए तब भी इंटरसेक्ट करें, कोइंसिडेंट होंगे सारे एक्स वाई जेड बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा इस केस में ये सारे डेल्टा 0 होगा। अब इसमें एक ऐसा केस आ जाता है जब तीनों प्लेन पैरेलल हो जाते हैं। जब तीनों प्लेन पैरेलल होते हैं तो इस सिचुएशन में ऐसे हो गया एक प्लेन, दूसरा हो गया एक ऐसे प्लेन हो गया, तीसरा हो गया ये ऐसे है ना। अब ये तीनों पैरेलल प्लेन है और इन तीनों पैरेलल प्लेन के केस में क्या होगा डेल्टा 0 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब कुछ 0 होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन है ना, पैरेलल प्लेन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 3 प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये सारे डेल्टा 0 है तो आपको ये मत समझ लेना कि इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं। इस केस में पैरेलल प्लेन वाले केस में क्या होगा नो सोल्यूशन हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो अब आप इसको अलग से चेक करना पड़ेगा। जब भी आप देखोगे तो सारे डेल्टा 0 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, नहीं। पहले ये चेक कर लो कहीं वो पैरेलल प्लेन तो नहीं बन रहे हैं। पैरेलल प्लेन चेक करना आता है आपको कैसे, आप देख लोगे कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या प्रोपोर्शनल हो जाए, या आप इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करके क्या करो कांस्टेंट टर्म को सही कर लो है ना, कांस्टेंट टर्म में डिवाइड कर लो, बाकी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल करवा लो। तो अगर पैरेलल प्लेन होंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, तो दिख जाएगा है ना। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। तो हम यहाँ पे ये बात इन जनरल बोल सकते हैं कि क्या होगा अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो सारे डेल्टा 0 होंगे। लेकिन अगर सारे डेल्टा 0 हैं, सारे डेल्टा का मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सारे 0, तो हम ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन ही है। उसके अंदर एक केस ये वाला भी छिपा हुआ है पैरेलल प्लेन वाला, तो उसको आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। अगर पैरेलल प्लेन वाला केस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे
तुरंत नो सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। बस इतनी सी बात है। अब इसमें लेकिन एक और चीज है, अब अगर यही चीज हम मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में करें, देखो मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में करते हैं तब क्या होता है, जो एक्चुअल में डेल्टा है वो क्या होता है, अभी हम अगर इसको मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में लिखें इस सिस्टम को, तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये वाली जो चीज है वो क्या कहलाती है, जो डेल्टा है ये एक्चुअल में ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, ये ए दिया हुआ है, ठीक। तो ए, अब ए मैट्रिक्स वाला हो जाएगा, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये ए का जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या करा देंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैट्रिक्स वाली लैंग्वेज में करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो इस केस में। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक टर्म कैलकुलेट करना है, अगर आपके ये वाला सोल्यूशन देखना है, इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर क्या है नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन, ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स वाले में कैसे करते हैं, तो इसके लिए ये चीज याद रखो, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, पैरेलल प्लेन वाला वो देखना पड़ेगा आपको अलग से। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं तो ये चीज आपकी जीरो होगी, क्या होगी देखो जरा, यहाँ पे ये चीज आप कैलकुलेट करोगे, एडजॉइंट ए निकालो इनटू बी, अगर ये चीज क्या होगी, अगर ये चीज नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर, एडजॉइंट ए इनटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर आ गई, तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। बस आप पैरेलल प्लेन वाला केस अलग से चेक कर लोगे, ठीक। दूसरी चीज यहां पे क्या होगा, अगर एडजॉइंट ए इनटू बी की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अगर ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया तो पक्का क्या है, नो सोल्यूशन है। समझ आ गई बात। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है, समझ आएगा क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले हमने क्या किया भाई, सारे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब लिख लिए, है ना। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड यहाँ पे हम लिखना सीख चुके हैं, तो इस इक्वेशन को ले चलते हैं तीसरे पेज पे और वहां पे करते हैं इसको, है ना। देखो उससे पहले एक चीज आप ये देख लो, यहाँ पे क्या है, जैसे हमने अभी देखा कि डेल्टा कैसे लिखना है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कैसे लिखना है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग इस फॉर्मेट में बदल लें और इसके हिसाब से देखें तो ये जो लिखा हुआ है ए है क्या, एक्चुअल में ये जो ए है वो क्या है, डेल्टा लिखा हुआ है। बस इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना दो तो ये डेल्टा लिखा हुआ है। और ये देखो जरा पी वाला क्या है, पी वाले में अगर ध्यान से देखें तो जो पहला कॉलम है एक्स वाला 211, उसकी जगह क्या लिखा है 854 लिखा हुआ है, 854, तो ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। बस यहाँ पे अगर हम डिटरमिनेंट बना दें ऐसे तो ये डेल्टा एक्स हो गया। दूसरे में देखो, यहाँ पे दूसरे कॉलम में क्या लिखा है 854 लिखा हुआ है ना, तो ये अगर इसका हम ऐसे डिटरमिनेंट बना दें तो ये डेल्टा वाई लिखा हुआ है ना। और ऐसे तीसरे वाले में देखो, तीसरा वाला कॉलम क्या लिखा हुआ है, ये डेल्टा जेड लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं। तो ये इस डिटरमिनेंट वाले मेथड से करोगे तो आसान रहता है ना। और ये क्या लिखा हुआ, अगर यहाँ पे हम डिटरमिनेंट बना दे तो ये एक्चुअल में डेल्टा लिखा हुआ है। तो अब इस फॉर्मेट में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को इसको सिंप्लीफाई करना होगा डिटरमिनेंट को। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो हमने देखो डेल्टा लिख लिया है ना, डेल्टा लिख लिया, आपको सिखा चुके हैं डेल्टा कैसे लिखना है। डेल्टा लिखा, डेल्टा एक्स लिखा, डेल्टा वाई लिखा और डेल्टा जेड लिखा। और उसके बाद इस डिटरमिनेंट को ओपन करना आता है सबको, हमने डायरेक्ट ओपन करके रख लिया पहले से ही, तो आप ओपन कर लोगे तो ये लिखा आपने। ऐसे डेल्टा एक्स ओपन किया तो ये आया, और डेल्टा वाई आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे देखो पहली रो दिख रही 286 और लास्ट रो क्या 143। अगर इसमें पहली रो से हम 2 कॉमन ले ले तो 143 आ जाएगा, 2 रो सेम हो गए 0 हो जाएगा, तो ये खत्म कहानी। डेल्टा जेड को ओपन किया जाएगा तो ये p-2 आएगा। बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं वापस, है ना। अब हमें इसी में देखना है कि डेल्टा जीरो कब है, क्या है, कैसे, वो चलेंगे ऑप्शन के पास, उस हिसाब से होगा। तो चलते हैं पहले पेज पे। ओके, तो हमारे पास पहला पेज आ चुका है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 बट एट लीस्ट वन ऑफ डिटरमिनेंट p डिटरमिनेंट q डिटरमिनेंट r। डिटरमिनेंट p क्या है, डेल्टा x है। डिटरमिनेंट q क्या है, डेल्टा y है। डिटरमिनेंट r क्या, डेल्टा z है। सिंपल सा, नॉट 0 देन सिस्टम डज नॉट पजेज एनी सोल्यूशन। ये बात आपको पता है ना, बता चुके हैं। और तो इसके हिसाब से सो क्या लिखा है, फॉर p नॉट इक्वल टू 2 और q इक्वल टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट पजेज एनी सोल्यूशन।
तो अगर हम p की वैल्यू क्या ले लें, 2 ना ले, है ना, p की वैल्यू क्या 2 ना ले और q की वैल्यू 3 ले लें, तो Q3 पे देखो आप क्या हो रहा, Q3 लेने पर क्या हो रहा, डेल्टा की वैल्यू 0 हो रही है ना, Q3 लेने पे डेल्टा की वैल्यू 0 हो रही और P2 ना ले, है ना। अब Q3 लेने पे देखो आपका डेल्टा, बाकी के डेल्टा 0 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो डेल्टा वाई तो ऑलरेडी 0, डेल्टा एक्स क्यू की वैल्यू 3 डालने पे क्या होगा, देखो 0 होगा कि नहीं होगा, क्यू की वैल्यू 3 डालने पे। तो इसको चेक करते हैं जरा, 30 माइनस क्यू की वैल्यू 3 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो गया, और माइनस 15 और p की वैल्यू 2 ले लिया हमने, सॉरी p2 नहीं लेना है ना, ओके, माइनस 15 p रहने दो, और प्लस क्या हो जाएगा 4, p की वैल्यू अभी 2 नहीं लेना, उसके अलावा लेना है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 लेना है, तो 4 इंटू 3 इंटू पी। अब देखो कितना आ रहा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, है ना, 30 माइनस 24 कितना हो गया, 30 माइनस 24 6 हो गया, 6 हो गया, और ये माइनस 15p 4 3 12p, 12p माइनस 15p कितना आ जाएगा, माइनस 3p, है ना। तो यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस p। अब देखो यहाँ पे ये आया, डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 2 माइनस p। अच्छा p क्या लेना है, 2 नहीं लेना है, तो जब p 2 नहीं होगा तो डेल्टा x 0 नहीं होगा, बस हमें टेंशन नहीं लेना। एक भी अगर एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो गया तो एकदम सत्य बात है ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है ना। देखो p की वैल्यू अगर 2 नहीं लेंगे, है ना, 2 पे 0 हो जा रहा है, 2 लेना नहीं है, तो ये क्या चीज होगी, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना, इफ p इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एक ये 0 है, ये 0 नहीं हुआ, अब आगे देखो डेल्टा जेड भी नहीं 0 2 पे होगा, तो हम चाहें तो इसको डेल्टा एक्स को ना चेक करते, है ना, डेल्टा जेड को ही देख लेते कि देखो ये p 2 नहीं होगा तो p माइनस 2 0 नहीं होगा, और डेल्टा एक भी नहीं 0 हुआ तो हो गया काम, डेल्टा 0 डेल्टा जेड नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सोल्यूशन, है ना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, डज नॉट पजेज एनी सोल्यूशन। ये पहला स्टेटमेंट एकदम सत्य लिखा हुआ है। दूसरा चीज देखो इसमें क्या लिखा हो, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, देन डिटरमिनेंट ए 0, डिटरमिनेंट p 0, डिटरमिनेंट q 0, डिटरमिनेंट, ये बात आपको बता चुके हैं। अगर सिस्टम का इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो सारे डेल्टा 0 हो जाएंगे, एकदम सही बात है। तो यहाँ पे लिखा था फॉर p इज इक्वल टू 2, Q बिलोंग्स टू R, डिटरमिनेंट ये सब 0 हो रहा, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। चेक कर लेते हैं, P की वैल्यू 2 डालने पे क्या हो रहा, देखो Q रियल नंबर लेना, P2 लेना है, P2 लेंगे तो डेल्टा 0 हो गया, देखो ध्यान से, तो P की वैल्यू अगर 2 लिया तो डेल्टा 0 हो गया, है ना। चेक कर लेते हैं, उसके बाद P की वैल्यू अगर हमने 2 लिया, देखो यहाँ पे ये है ना, और Q की वैल्यू क्या हो गई, रियल नंबर, P की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तब क्या होगा, इसको चेक करें, डेल्टा एक्स, अच्छा डेल्टा वाई 0 है, ही दिख ही रहा, डेल्टा वाई 0 है, और डेल्टा जेड क्या है, ये भी देखो P2 पे 0 हो जाएगा। डेल्टा एक्स चेक कर लेते हैं, तो डेल्टा एक्स के लिए हम लोग यहाँ लिख लें नीचे, देखो P की वैल्यू क्या लेना है, हमें 2 लेना है, तो रखते हैं 30 माइनस 8Q और माइनस P की वैल्यू 2 लेना है, 15 गुणे 2 और प्लस 4 P की वैल्यू 2 लेना है Q, तो यहाँ 15 दूना 30, 30 माइनस 8Q माइनस 30 और ये 4 दूनी 8Q प्लस का 8Q प्लस माइनस 8Q खत्म, ये खत्म हो गया, है ना, Q से इंडिपेंडेंट है, Q कुछ भी डाल दो आप, तो ये हो गया 0। तो क्या आ गया, डेल्टा एक्स भी 0 हो गया, तो सारे डेल्टा हो गए 0, है ना। अब सारे डेल्टा 0 हो गए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बस आपको पैरेलल प्लेन वाला केस चेक करना है ना, और इसको मैं बता रहा हूँ, मैं चेक कर चुका हूँ, तो तुम भी चेक कर लेना। तो ये क्या होगा, पैरेलल प्लेन वाला केस नहीं बनेगा ना, तीनों प्लेन पैरेलल नहीं होंगे, तो इसलिए क्या होगा, इसका ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंने चेक कर लिया। तीसरा देखो क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जी। ये एकदम सबसे आसान तो यही पार्ट होता है कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे लिखा फॉर p इज नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो आपको दिख रहा है कि डेल्टा 0 कब होगा, 2 और 3 पे 0 हो जाएगा, और 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, इसके अलावा कुछ भी लोगो तो डेल्टा 0 नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये ऑप्शन भी सही हो गया, बात समझ आ गई। अब चौथा ऑप्शन क्या कहता है, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन देन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 एंड इट जॉइंट इनटू b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक, तो ये बात सही हो गई, हम बता चुके हैं, है ना, शुरुआत में यही बताया था, तो ये बात भी इतनी बात सही। एंड ये बात देखो सही है कि नहीं,
इफ डिटरमिनेंट है 0 एंड क्या लिखा है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, है ना, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये बात भी बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, ये बात भी सही लिखी हुई है कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू अगर क्या होगी, नल मैट्रिक्स के बराबर होगी, ठीक है, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगी तो नो सोल्यूशन आएगा। बात समझ आ गई, तो चौथा ऑप्शन भी सही हो गया। क्लियर। और इसमें क्या करना है, जो पैरेलल प्लेन वाला बताया था ये चेक कर लेना, है ना, P की वैल्यू 2 के लिए और Q बिलोंग्स टू R के लिए आप चेक कर लेना, तो पैरेलल प्लेन नहीं बनेंगे, है ना, तीनों प्लेन पैरेलल नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे अगर तीनों पैरेलल प्लेन नहीं होंगे। बात समझ आ गई। ओके, थैंक यू।